गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर से सोशियोलॉजी बीपीएससी 67 का सिलेबस और उनके क्वेश्चन पैटर्न और किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सोशियोलॉजी के सिलेबस को समझा था, सोशियोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है उसको समझा था, सोशियोलॉजी कैसे मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाए उसको समझा था। आज हम लोग सोशियोलॉजी का पहला खंड जो है ये सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। इससे हर एग्जाम में आपका 2 क्वेश्चन रहता है। जैसे पिछले बार था सामाजिक घटनाओं का विज्ञान के साथ संबंध या तथ्य संकलन एवं तथ्य विश्लेषण, पिछले बार ये रिसर्च में ये था। तो आज हम लोग देखते हैं किसमें से किसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किससे क्वेश्चन बनने की संभावना है और कैसे आप इन क्वेश्चनों को डील कीजिएगा। यदि पूरे सिलेबस को पहला चैप्टर को देखिएगा तो उसमें जो मेन है वो है आपका समाजशास्त्र का आविर्भाव। आप लोगों के पास मैक्सिमम 40 दिन का समय बचा है शेष। यदि बीपीएससी चाहेगी तो ले ही लेगी एग्जाम। तो इस 40 दिनों में आप अपने मार्क्स को कैसे बेहतर करें, सोशियोलॉजी में कितना अच्छा मार्क्स लेते आए, इसके लिए आपको सिलेबस या तो पूरा पढ़ लीजिए यदि समय है तो, यदि समय नहीं है तो क्या बोलते हैं कंसाइज पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए। हम लोग यहाँ पर दोनों चीज पे वर्क कर रहे हैं ताकि आपका कम समय में, यदि जिन्होंने सोशियोलॉजी पहली बार पढ़ा है या जिनका सोशियोलॉजी से पहली बार इस बार बीपीएससी का मेंस है, उनके लिए ये सेशन मददगार रहेगा। तो इसमें यदि देखिएगा इस चैप्टर में तो उनका मेन क्वेश्चन अभी तक जो रहा है वो इनसे अन्य शिक्षा से इनका संबंध, सामाजिक अनुसंधान संरचना, तथ्य संकलन एवं तथ्य विश्लेषण की ये कभी कभी उन्होंने आरएम मैकाइवर की कार्य कारण अवधारणा को पूछा है। यदि आप इसमें से आप इसको 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 कर लीजिएगा तो मेरा मानना है कि बीपीएससी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर देखने हम लोग के रिकॉर्डेड क्लास करना पड़ेगा। मैं भी इस पे सिर्फ समझा रहा हूं कि इस पे कैसे, जैसे समाजशास्त्र का आविर्भाव आज हम लोग समझेंगे कि समाजशास्त्र का आविर्भाव क्यों हुआ, कैसे हुआ और फिर यूरोप से वो भारत में कैसे पहुंचा। कब माना जाता है कि समाजशास्त्र माना जाता है कि समाजशास्त्र को आखिर समाजशास्त्र विषय का जरूरत क्यों पड़ा। समाज का वैसे भी इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र में समाज के विषयों पे अध्ययन वैसे भी किया जा रहा है। तो आखिर समाजशास्त्र जैसे नए सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी उसको आज हम लोग समझेंगे। माना जाता है कि भारत में ही देखिए तो वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियों में भी आप समाज से जुड़े हुए विषयों को डील करते हुए देखते होंगे। लेकिन इन सब के साथ प्रॉब्लम क्या था कि ये धर्म के साथ अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे थे। सामाजिक जो भी उस समय हो रहा था, सामाजिक समय बात चल रहा था, वो धर्म के परिप्रेक्ष्य में चल रहा था। जबकि कहा जाता है कि किसी भी विषय को यदि हम वैज्ञानिकता करें तो उसके समस्याओं को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और जब हमारे समझ में उनकी समस्याओं का कारण आएगा तो हम उसका निवारण अच्छे से करेंगे।
उसी तरह हम लोग यूरोप में देखते हैं, यूरोप में, तो यूरोप में भी प्लेटो और अरस्तु दोनों अपने अपने माध्यम से समाज की समस्याओं पर प्रकाश डाल रहे थे। जैसे इनका प्लेटो और अरस्तु दोनों अपने अपने तरीके से अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इन दोनों का अध्ययन का जो मेन समस्या था, ये दोनों के भी धर्म से अपने दर्शन को फ्री, सामाजिक समस्याओं को फ्री नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण समाजशास्त्र जैसे एक नए विषयों की जरूरत पड़ी, जिसमें सिर्फ समाज के सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर उसका निवारण किया जा सके। फिर यूरोप में कुछ ऐसे घटनाएं घटी जिनके कारण सामाजिक ताना बाना इतना खराब हो चुका था कि उसको ठीक करने के लिए समाजशास्त्र जैसे नए विषयों की जरूरत आन पड़ी। वो समस्याएं जो थी, उनमें जो निम्नलिखित हैं वो मुख्य समस्याएं हैं, वो है आपका वाणिज्यवाद, वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिकरण। कहीं कहीं आप इसके जगह पे पुनर्जागरण भी देखिएगा, लेकिन पुनर्जागरण का ही पार्ट है वाणिज्यवाद या वैज्ञानिक क्रांति। पुनर्जागरण एक्चुअली 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनों से उनका संबंध है, जो हम लोग वाणिज्यवाद और वैज्ञानिक क्रांति के रूप में वैसे भी देखेंगे। तो वाणिज्यवाद और वैज्ञानिकवाद, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिकरण समझने के पहले हम लोग उस समय यूरोप के सामाजिक ढांचा को देखते हैं। उस समय यूरोप का संरचना देखिएगा तो 3 वर्ग थे। पादरी, सामंत या सरदार और अन्य जनता। उस समय यूरोप का समाज में पादरी टॉप पे बैठे हुए थे, यही धार्मिक और सामाजिक जीवन को संचालित कर रहे थे। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ कि एक नए वर्ग का उदय हुआ, और इस मध्यम वर्ग ने इस संरचना को परिवर्तित कर दिया, जिससे समाज में परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न हुए। अब हम लोग देखते हैं कि वाणिज्यवाद, वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति क्या क्या है। इसको हम लोग अपने रिकॉर्डेड क्लास में आप आराम से इस पे विस्तृत रूप से डील देखिएगा। वैसे हम यहाँ पे लाइव क्लास में, यहाँ पे अभी हम इसको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। सिर्फ वाणिज्यवाद था कि यूरोप में एक ऐसा संरचना बदला जिसके कारण बुलियनवाद, अर्थात कि एक देश ज्यादा से ज्यादा व्यापार करे, जिसमें व्यापारिक फायदा एक देश को हो और वो बुलियन को अपने देश में संरक्षित करे। और इसको जो मेन लीड कर रहे थे वो मध्यम वर्ग के लीड के कारण
एक समस्या उत्पन्न हुई कि मध्यम वर्ग ने राजा को सपोर्ट किया, सहायता दिया। तो पहले जो राजा पादरी पे आश्रित था वो डगमगाया, जिसके कारण मध्यम वर्ग और राजा के बीच एक आम सहमति बनी। जब आम सहमति बनी और राजा पे सवाल उठने लगा, तो धर्म का जो राजकीय सिद्धांत था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व, उस पर कटाक्ष हुआ। आइए वैज्ञानिक क्रांति देखते हैं। यूरोप में उस समय 16वीं सदी के आसपास नए नए आविष्कार हुए। इन नए नए आविष्कार के कारण यूरोप के समाज में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जिस परिवर्तन के कारण सामाजिक ढांचा, सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। प्राचीन यूरोप की बात करें तो वो राजतंत्र पर आधारित था, राजा सर्वोपरि। आर्थिक में अर्थतंत्र, कृषि अर्थतंत्र में सामंतवाद प्रचलित था, जिसके कारण कृषि भूमि का केंद्रीय स्थान था। सामंत भूमि के मालिक होते थे और कृषि मजदूर इस पे मजदूर करते थे। धर्म को पादरी डिसाइड कर रहे थे। इन सब का वैज्ञानिक क्रांति के कारण क्या प्रभाव हुआ वो देखते हैं। वैज्ञानिक क्रांति के कारण समालोचना एवं तर्कवाद का विकास हुआ। इस तर्कवाद ने समाज में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी, जिसके कारण, जिसका एग्जाम्पल हम लोग कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत से देख सकते हैं। कोपरनिकस के पहले धर्म आधारित मान्यता यह थी कि पृथ्वी सेंट्रल में है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। इसके बाद काम्ट, स्पेसनर, दुर्खिम, अन्य ने भी सामाजिक चिंतन पर बल दिया। फिर डार्विन का विकासवाद आया। डार्विन के विकासवाद को स्पेंसर, काम्ट जैसे लोगों ने, थिंकर ने आगे बढ़ाया। वाणिज्य क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति के कारण जो परिवर्तन हुए ही थे कि उसके बाद यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति आ गई। फ्रांसीसी क्रांति मुख्यतः समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे पे लड़ा गया था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंत युग को समाप्त कर दिया और नई सामाजिक व्यवस्था को इसको समाप्त किया और नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप का फ्रांस का जब समाज देखेगा तो 3 भाग में था, पादरी, सरदार और अन्य जनता। सरदार उत्पादन की शक्ति पे ये थे, पादरी धार्मिक क्रियाकलापों पे थे और अन्य इनके क्रियाकलापों पे अन्य जनता, सामान्य जनता का ये दोनों वर्ग मिलकर शोषण कर रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के शासक थे लुई सोलामा। लुई सोलामा निरंकुश शासक थे और अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। उसी समय फ्रांस में मुख्यतः 3 विद्वान
पहला वॉल्टेयर, वॉल्टेयर। दूसरा मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, और तीसरा रूसो। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ में लिखा, कहा कि शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा वॉल्टेयर ने कहा कि धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए और बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर रूसो ने कहा कि किसी देश की जनता को अपना शासन चुनने का अधिकार होना चाहिए। इन तीनों के दार्शनिक चिंतन के कारण फ्रांस में लुई सोलामा के खिलाफ एक जनमत तैयार हुआ और उन्होंने लुई सोलामा की सत्ता को समाप्त किया और प्रजातंत्र की अर्थात लोकतंत्र की स्थापना किया, और जिसके कारण इस बात का खंडन हुआ कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसके कारण धीरे धीरे समाज में सामाजिक परिवर्तन हुए। औद्योगिकरण जो मुख्यतः ब्रिटेन से शुरू हुआ, औद्योगिकरण के कारण मास प्रोडक्शन हुआ, और मास प्रोडक्शन के कारण व्यापार बढ़ा, नगरीकरण बढ़ा, प्रवासी श्रमिकों की संख्या यूरोप में बढ़ी। ब्रिटेन के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में देख प्रवासी की समस्या देखें, फिर नगरीय समस्याएं देखने को मिली। इन सबों के कारण यूरोप का सामाजिक ताना बाना डगमगाया, और जिसके कारण यूरोप में यह डिमांड होने लगा कि जिस तरीके से इतिहास, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, फिजिक्स और भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है, उसी तरीके से समाजशास्त्र विषय का भी उद्भव किया जाए। जिसके बाद पहले संत अगस्टाइन और फिर अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र के उद्भव में अपना योगदान दिया। समाजशास्त्र के उद्भव के समय एक समस्या यह थी कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिकता, मतलब इनका मानना था कि जब तक किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक उसके समस्याओं को सही तरीके से निदान नहीं कर सकेंगे। इसीलिए समाजशास्त्र को विज्ञान दिलाने का प्रयत्न किया। भैया रहने दे आप। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अन्य शिक्षाओं, मतलब समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, समाजशास्त्र मानव शास्त्र से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है,
और फिर हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से समाजशास्त्र को कैसे स्टेब्लिश किया गया, तथ्य संकलन क्या है, तथ्य विश्लेषण का उसमें क्या योगदान है, रिसर्च डिजाइन का उसमें क्या योगदान है। ये सब चीज पे हम लोग अब अपने अगले क्लास में फोकस करेंगे। थैंक यू।